तो आज के वीडियो में हम यूनिट 5 कवर करने वाले हैं AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर। तो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं जो मैंने सिलेबस से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करे हैं वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इस यूनिट का नाम है। और हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, फीचर्स, लिमिटेशंस और एप्लीकेशन एरिया। किन किन टॉपिक्स के, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ग्रिड कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो देखो क्या है कि ये जो टॉपिक्स हैं ना सारे के सारे ये अपने आप में काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन क्योंकि ये जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट है ये सारे कोर्सेज जो कि बीटेक वगैरह होते हैं, एमटेक, बीसीए, एमसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, जनरली इनके फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं कि हर बच्चे को कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स का पता लग जाए। तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो इसमें आप हल्का हल्का, हमें इसमें से डिटेल में नहीं पढ़ना है इन टॉपिक्स को, बल्कि हल्का हल्का ओवरव्यू लेना है कि क्या क्या इनके अंदर डिफरेंसेस हैं और ये होते क्या हैं, कैसे दिखते हैं। काफ़ी इसमें से जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, इसमें जो है आपने इनको अपनी रियल लाइफ में यूज़ ज़रूर करा होगा एक बार, या इसकी वीडियो देखी होगी इंटरनेट पे कि क्या चीज़ होती है, कैसे होती है, लेकिन आपको इनकी जो है टर्मिनोलॉजी कलेक्ट नहीं पता होगी। आपको जब मैं इनके एग्जांपल्स दूंगा या बताऊंगा ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, तब आप समझोगे ये चीज़ तो मुझे पता है पर मुझे ये नहीं पता था कि इसको ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रही है कि a टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज डिजिटल इमेजेस एंड इंफॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड ऑन टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो देखो ये जो यहाँ पे वर्ड है ना ऑगमेंटेड, तो इसमें से अगर मैं इतना पार्ट देखूँ ऑगमेंट, तो ऑगमेंट का जो मैंने गूगल पे मीनिंग देखा उसके अकॉर्डिंग, तो ऑगमेंट का जो मीनिंग होता है ना वो होता है किसी चीज़ में, कोई एग्जिस्टिंग कोई चीज़ है उसमें हम कुछ ऐड कर रहे हो एडिशनल, तो उसको बोलते हैं ऑगमेंट करना। तो रियलिटी को ऑगमेंटेड करा गया, यानी कि कोई रियलिटी है हमारी रियल लाइफ की कोई चीज़ है उसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो उसको बोल दिया हमने ऑगमेंटेड रियलिटी। अब क्या ऐड कर रहे हैं आप को अगर याद हो तो पोकेमोन गो करके एक गेम आया था, उसके अंदर क्या था, आपको अलग अलग तरीके के पोकेमोन आप ढूंढते थे, सड़क पे भागते थे, आपका कैमरा खुलता था और आपने खुद भी नहीं खेला होगा, तो ये बहुत वायरल हुआ था, आप इसको जानते होगे। तो आपको पिकाचू जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, या आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो कि फिल्टर्स वगैरह आप स्नैपचैट के यूज़ करते हो, आंखें बड़ी हो गई और सर पे टोपी आ गई, चश्मा लग गया, ये सब क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी है कि आपकी जो रियलिटी है उसके अंदर ही इसने कुछ ऐड कर दिया। तो जो आपके कैमरा से दिख रहा है वो सब चीज़ें इसने उसके ऊपर कुछ ऐड करा, तो ये हुई आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी। इसको बिजनेसेस में, ट्रेनिंग्स में, गेम्स में तो यूज़ होता ही है, और ट्रेनिंग्स में यूज़ करते हैं, बिजनेसेस में यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। बिजनेस में कैसे यूज़ करते हैं, मान लीजिए कोई अच्छी रेप्यूटेड शॉप है तो वो अपना फर्नीचर की उसने ऐप बनवाई कि लोग देख पाए कि हमारा जो फर्नीचर हम बेच रहे हैं वो उनके घर में कैसा लगेगा। जो कि यहाँ पे ये जो इमेज है आप देख सकते हो, ये इमेज, तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये फ़ोन के अंदर ये वाला बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें कस्टमर के हाथ में फ़ोन है और वो देख सकता है कि ये सोफ़ा मेरे इस कोने में रखा हुआ कैसा लगेगा। तो ऑगमेंटेड रियलिटी में किस किस चीज़ का यूज़ होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी में आपका यूज़ होता है सेंसर्स का, आपके कैमरा का, तो आपके जो जायरोस्कोप वगैरह होते हैं, तरीके तरीके के सेंसर होते हैं, ये सेंस करते हैं कि आप किस डायरेक्शन में फ़ोन को रोटेट कर रहे हो और आप किस जगह टैप करके प्लेस कर रहे हो अपने किसी ऑब्जेक्ट को। तो ये होता है आपका ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। अब वर्चुअल रियलिटी आ गया, अब हमें ये देखना है कि वर्चुअल रियलिटी हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी से कैसे अलग है। तो वर्चुअल में क्या है, वर्चुअल कोई वो चीज़ जो असली ना हो, और रियलिटी, अब आप इसमें कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, पर होने की जरूरत नहीं है कि एक ऐसी रियलिटी आपको दिखाई जा रही है कि आप उसे देखोगे तो वो आपको लगेगी रियल है, लेकिन वो एक्चुअल में वर्चुअल चीज़ है। तो आपको कोई वर्चुअल चीज़ दिखा के ये एहसास दिलाया जा रहा है कि यही रियलिटी है, तो इसको हम बोल रहे हैं वर्चुअल रियलिटी। तो ये जो आप यहाँ बच्चे के आंखों पे एक बॉक्स सा देख रहे हो, इसको बोलते हैं VR बॉक्स। तो ये आपने ये बहुत काफ़ी टाइम से इंटरनेट पे इनकी वीडियोज़ वायरल हुई हैं, और मॉल्स वगैरह में, गेमिंग पार्लर्स में जो है इन पे गेम्स भी खेलते हैं, ठीक है। तो ये होता है वर्चुअल रियलिटी, VR बॉक्स इसको बोला जाता है। जो ये बच्चे ने यहाँ पे हेडसेट लगा रखा है, VR बॉक्स हेडसेट इसको बोला जाता है। तो ये क्या है कि आपके इसने पूरी आंखों को कवर कर लिया, तो आप
क्या दिख रहे हो, जो ये बॉक्स आपको दिखाएगा, जो इमेजेस वीडियोस इसमें चलेंगी वही दिखेंगी। तो वो जो चीज़ें सारी, वो आपका जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो इसके अंदर पूरा कंप्यूटर जनरेटेड होता है, जो कि डेफिनेशन में भी लिखा है। जो आप इसके अंदर सारी चीज़ देख रहे हो कंप्यूटर जनरेटेड होती है। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि आपका फ़ोन का कैमरा जो देख रहा है उसी के ऊपर, आपके फ़ोन का कैमरा जो इमेज या वीडियो पिक कर रहा है उसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट आपको रख के दिखा दिया, तो हो गया ऑगमेंटेड रियलिटी। उसमें आपका एनवायरनमेंट जो होता है एक्चुअली होता है, जो आपके आसपास सराउंडिंग्स हैं, पर आपकी वर्चुअल रियलिटी के अंदर सारा जो एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो आपको लगता है कि आप उसी इन्वायरमेंट के अंदर हो। तो आप इसमें यूजेस क्या होते हैं कि आप कोई ऐसी जगह की वीडियो, वीआर बॉक्स बहुत महंगे नहीं होते, आप ले सकते हो, उसमें अपना फ़ोन लगा सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकते हो इन सब चीज़ों को। यूट्यूब पे वीआर की वीडियोस अवेलेबल होती है, इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, तो एक्सपीरियंस कर सकते हो आप अलग अलग जगहों को कि अच्छा मैं अपनी आंखों से देखूंगा तो ये जगह कैसी लगेगी। हेल्थ केयर की ट्रेनिंग्स के अंदर इसका यूज़ होता है, ठीक है, कि वीआर बॉक्स लिया और उसको लगाया तो उससे बंदा ट्राई मतलब देख सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है वर्चुअली सर्जरी करके। कोई अंडर ट्रेनिंग कोई डॉक्टर हो या स्टूडेंट्स हो जो मेडिकल के, तो हेल्थ केयर की ट्रेनिंग्स में यूज़ होता है। और मिलिट्री ट्रेनिंग्स में कैसे यूज़ होता है कि कॉम्बैट की सिचुएशंस इसमें जनरेट करे कंप्यूटर एनवायरनमेंट में, और उसमें नए लोगों को मिलिट्री की ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें वर्चुअल रियलिटी में आती हैं और ये इसके यूजेस हैं। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक है ये है ग्रिड कंप्यूटिंग। तो आपने बहुत सारी कंप्यूटिंग अगर अभी तक नहीं सुनी, आप सुनोगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग और फिर ये हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ये सब मिले जुले टर्म्स होते हैं आपस में और इनमें बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं। तो जो ग्रिड कंप्यूटिंग है इसमें क्या होता है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स जो कि नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, नॉर्मल प्रोसेसिंग पावर होती है, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये आप यहाँ कंट्रोल नोड देख रहे हो, तो ये नोड्स की जो होती है मास्टर होती है एक तरीके से, ठीक है। तो कंट्रोल नोड से ये सब आपस में कनेक्ट होते हैं और आपस में भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बल्कि कंट्रोल नोड जो होती है वो इनको जो है कंट्रोल करने का काम करती है और इनको ऑर्डर्स देती है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, इनको कंट्रोल में रखती है। तो अब होता क्या है कि इसके अंदर जो है 4 कंपोनेंट्स हैं, मिडलवेयर, कंट्रोल नोड, प्रोवाइडर और यूज़र। तो ये सारे कंप्यूटर है। अब ये कलेक्ट आपस में इसलिए हुए हैं क्योंकि इनकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो है नॉर्मल, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये सुपर कंप्यूटर्स नहीं होते, नॉर्मल इनकी प्रोसेसिंग पावर होती है। अब ये करते क्या है कि मान लो ये वाला कंप्यूटर है मेरा, इसको ऐसा कोई टास्क परफॉर्म करना है जो इसकी कैपेसिटी के बाहर है, या ये अपनी कैपेसिटी पे करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो बाकी कंप्यूटर इस टाइम पे फ्री होंगे ये उनको यूज़ कर सकता है अपने काम के लिए कि आप हम जो है इस काम को डिस्ट्रीब्यूट करके प्रोसेस कर लेते हैं, अपने प्रोसेसिंग रिसोर्सेज, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज़ कर लेते हैं और ये टास्क जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये ग्रिड कंप्यूटिंग का काम होता है। अब क्या होता है इसमें कि प्रोवाइडर, यूज़र, कंट्रोल नोड और मिडलवेयर। तो कंट्रोल नोड तो ये हो गई जो सारा इनका कंट्रोल करती है। कुछ कंट्रोल नोड कोई सेट ऑफ कंप्यूटर्स भी हो सकती हैं या एक ही थोड़ा सा पावरफुल कंप्यूटर हो सकता है, क्योंकि उसको सबका ध्यान रखना है, ठीक है। और वो क्या क्या ध्यान रखता है वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो प्रोवाइडर क्या है और यूज़र क्या है, इन दोनों को हम एक साथ देखते हैं। तो ये जितने भी आप यहाँ पे नोड्स देख रहे हो ना, ये कंप्यूटर्स देख रहे हो ब्लू ब्लू स्क्रीन वाले, ये प्रोवाइडर और यूज़र दोनों कह सकते हो आप इनको। हर कंप्यूटर इनमें प्रोवाइडर भी है और यूज़र भी है। कैसे कि जब किसी इस कंप्यूटर को, जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को कोई टास्क परफॉर्म करना है तो ये यूज़र बन जाएगा और जो बाकी कंप्यूटर्स जिसको अपनी प्रोसेसिंग पावर शेयर करेंगे वो प्रोवाइडर बन जाएंगे कि वो कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये बाकी कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर को यूज़ करेगा तो ये बन जाएगा यूज़र। अब इसका जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, तो ये भी प्रोवाइडर की कैटेगरी में जा सकता है और कोई और कंप्यूटर उस टाइम पर अपना टास्क इनिशिएट करके इन कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो आपस में सब मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जो जिस टाइम फ्री है वो दूसरे कंप्यूटर के टास्क को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करता है। अब क्या होता है कि जो हमारा मिडलवेयर है, मिडलवेयर होता है एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, या फिर एक सेट ऑफ रूल्स जो कि कंट्रोल नोड के ऊपर चलता है। यानी कि जो कंट्रोल नोड है, जो हमारा सिस्टम है, ये सारे कमांड वो फॉलो करेगा जो मिडलवेयर के अंदर फीड हैं जिस तरीके से, या मिडलवेयर जो इसको बोलता है करने के लिए। मिडलवेयर इज अ सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल नोड के ऊपर रन कर रहा है, जैसा कि मैंने बताया। तो जो मिडलवेयर करेगा वही कंट्रोल नोड का काम करना है। अब क्या होता है कि हर कंप्यूटर जो है, हर प्रोवाइडर या यूज़र
यूज़र जो है, जो ये बाकी के कंप्यूटर्स हैं, ये पूरी अथॉरिटी देते हैं हर कंप्यूटर को कि आप कोई भी टास्क यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करो। तो कंट्रोल नोड और मिडलवेयर, इनका काम ये होता है कि कोई ओवर यूज़ ना कर ले किसी और क्या कहते हैं, कोई कंप्यूटर या कोई जो है यूज़र किसी और प्रोवाइडर को ओवर यूज़ ना कर ले, ओवरलोड ना कर दे, या कोई ऐसा टास्क ना रन कर दे उस पर कि उसके लिए उस कंप्यूटर को थ्रेट हो। क्योंकि आप कोई भी प्रोवाइडर है, जो ये कंप्यूटर है, मैं प्रोवाइडर बोल रहा हूँ इसको, जब ये प्रोवाइड कर रहा है अपने आप को, तो कोई भी प्रोवाइडर अपने आप को प्रोवाइड कर रहा है, ये अथॉरिटी दे रहा है कि तुम कोई भी टास्क कंप्लीट कर लो, तो वो प्रोवाइडर उस टाइम पे थ्रेट में है। तो ये थ्रेट व्रेट को कंट्रोल करना सारा काम होता है मिडलवेयर और कंट्रोल नोड का, ठीक है। तो ये चार हमारे कंपोनेंट्स हो गए। अब इसमें दो टर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, होमोजीनियस प्लस हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस का ये मतलब होता है कि सारे कंप्यूटर लगभग एक जैसे हैं और एक ऑपरेटिंग सिस्टम उन पर रन कर रहा है। और हेट्रोजीनियस का मतलब कि अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर हैं और उन पर अलग अलग ओएस रन कर रहे हैं। जैसे कि लिनक्स किसी पे रन कर रहा है, किसी पे माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ रन कर रही है, किसी पे मैक ओएस रन कर रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग हमारे ओएस हो गए। तो हेट्रोजीनियस में हर कंप्यूटर पे अलग ओएस हो सकता है, और होमोजीनियस में सब कंप्यूटर्स पे एक ही प्रकार का ओएस होना मैंडेटरी होता है। तो ये हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग फ़ायदेमंद कैसे है और डिस्ट्रीब्यूटेड और पैरेलल कंप्यूटिंग से ऐसे अलग है कि ये हेट्रोजीनियस कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो कंप्यूटर्स रन कर रहे हैं, ये उनको जो है आपस में उनको रिसोर्सेज शेयर करने देता है। इसके अंदर कंप्यूटर्स किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, या तो वो किसी प्राइवेट नेटवर्क पे होंगे कि वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है, या फिर वो इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो है इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस निकल के आते हैं। एडवांटेजेस तो ये कि हर मशीन अलग जगह पे हो सकती है, ठीक है, रिमोटली वो लोग काम कर सकते हैं। और जो है हेट्रोजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हैं हर सिस्टम पे, उसके बाद भी हम क्या है, मिलके जो है ये सारे लोग अपना ग्रिड कंप्यूटिंग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके टास्क उनको रन कर सकते हैं। अब इसकी जो डिसएडवांटेजेस निकल के आते हैं वो ये आते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे स्केल पे जो है यूज़ नहीं हो रहा है आज की डेट में, इवोल्यूशन स्टेज में ही है ये टेक्नोलॉजी। इसलिए इसको जिस यूनिट के अंदर डाला गया सिलेबस में, उसका नाम ही है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, जो इमर्ज हो रही हैं अभी। फिर इनको आपस में जो है टास्क करने हैं, रिसोर्सेज शेयर करने हैं, और जॉब्स को शेयर करना है, एग्जीक्यूट करना है उनको मिलके। तो उसके लिए बहुत अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है कि हर मशीन पे बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चल रहा हो। तो ये सारे इसके जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस निकल के आ जाते हैं। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो आता है ग्रीन कंप्यूटिंग। तो ग्रीन कंप्यूटिंग क्या है कि जहाँ पे भी आप वर्ड देख रहे हो ना ग्रीन, वहाँ पे आप ये देखो कि हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को बचाने की बात कर रहे हैं, और जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उन सब चीज़ों को हम बचाने की बात कर रहे हैं। तो हमारा ग्रीन कंप्यूटिंग क्या कहता है कि इट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस इन एन एनर्जी एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली वे। एनर्जी एफिशिएंट वे में हम किस तरीके से अपने कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ग्रीन कंप्यूटिंग में आती है, या किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें या करना चाहिए, वो सब ग्रीन कंप्यूटिंग में हमारा निकल के आ जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो ग्रीन कंप्यूटिंग के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वहाँ डेटा सेंटर्स होते हैं, उनको क्या करना है कि वो CPUs को अपग्रेड करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे नए टाइम पे टेक्नोलॉजी जैसे इवॉल्व होती चली जाती है, तो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आती है जो ज़्यादा प्रोसेसिंग प्रोवाइड करती है, कम एनर्जी कंज्यूम करती है, कम हीट जनरेट करती है। और एक चीज़ और होती है हमारे पास, ग्रीन कंप्यूटिंग हमें क्यों करनी चाहिए, ताकि हम जो है कार्बन फुटप्रिंट जो है, कार्बन फुटप्रिंट ये होता है कि जो कार्बन वगैरह ये सब गैसेस जो रिलीज़ होती है किसी चीज़ के बनने में, मैन्युफैक्चरिंग में या चीज़ों में, उसको बोला जाता है कार्बन फुटप्रिंट के कितने अमाउंट में वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हज़ार्डस गैसेस जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है उनको रिलीज़ करती है। अब यूजिंग एनर्जी फ्रॉम मेथड्स अपार्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, तो किस तरीके की एनर्जी होती है हमारे पास, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो फॉसिल फ्यूल से हटके और एनर्जीज़ का यूज़ करना, उसको बोला जाता है ग्रीन कंप्यूटिंग के अंदर ही आता है वो सब, कि कंप्यूटर्स के वे में उसे किस तरीके से हम कंप्यूटर्स को अपने किस तरीके से एफिशिएंटली यूज़ करें, तो वो ग्रीन कंप्यूटिंग में आ जाता है। फिर कंपनीज अचीव ग्रीन कंप्यूटिंग बाय रिमोट वर्क यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को अगर वर्क फ्रॉम होम देते हैं वो, तो लोग वैसे अपने घर पे जैसे रहते हैं, तो ऑफिस के अंदर आप
को ज़्यादा स्टाफ नहीं है तो वहाँ पे आपको कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, ज़्यादा एयर कंडीशनर्स नहीं चलाने पड़ेंगे, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको इसमें कंसीडर किया जा सकता है। जैसे कम स्टाफ है ऑफिस में तो आपको ठंडा कम पानी जो है वो ज़्यादा ठंडा नहीं करना पड़ेगा, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वहाँ पे या जो वाटर कूलर्स होते हैं वहाँ पे उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम होगा। ये सब चीज़ें अपग्रेडिंग रिसोर्सेज जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि टाइम टू टाइम अपने रिसोर्सेज को, सीपीयूज़ को, कंप्यूटर पेरिफेरल्स को अपग्रेड करते रहो जो कि ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, कम हीट प्रोड्यूस करते हैं, उनको यूज़ करो। क्योंकि अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है एक तरीके से कि इलेक्ट्रिसिटी हीट में चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा अपग्रेडिंग रिसोर्सेज में आ गया। टेम्परेचर चेक्स कि अच्छे तरीके से मॉनिटर करते रहा जाए अपने डेटा सेंटर्स को कि उनका टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और फिर वही चीज़ के रिसोर्सेज को अपग्रेड करो। ये सारी चीज़ें हमारी कंपनीज करती हैं ग्रीन कंप्यूटिंग को अचीव करने के लिए। पावर शेड्यूलिंग यानी कि जब चीज़ें यूज़ नहीं हो रही है तो उनको बंद कर दिया जाए ताकि वहाँ एनर्जी वेस्ट ना हो। अगला जो टॉपिक हमारा निकल के आता है वो होता है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है कि ये फिज़िक्स का एक जो है कॉन्सेप्ट है क्वांटम थ्योरी का, तो उसके ऊपर ही बेस्ड है हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसके अंदर हम क्यूबिट्स का यूज़ करते हैं। हम कंप्यूटर में डिजिटली जो है डेटा प्रोसेस होता है 0 और 1 की फॉर्म में, यानी कि बाइनरी फॉर्म में। तो ये क्या होती है, ये हमारी 0 और 1 बिट्स हो गई, बाइनरी बिट्स हो गई हमारी। तो क्वांटम बिट्स के अंदर क्या है, क्यूबिट्स का कॉन्सेप्ट है जो कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर देता है किसको, प्रोसेसिंग पावर्स को। तो गूगल का जो है अंडर डेवलपमेंट जो कंप्यूटर है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए उसका नाम है साइकामोर, और आईबीएम का एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, ये तो डेवलप्ड है ऑलरेडी, जिसका नाम है समिट। तो ये एक सर्वे किया गया कि जो जॉब हमारा सुपर कंप्यूटर आईबीएम का 10,000 साल में पूरा करता, तो जो गूगल का अभी अंडर डेवलपमेंट ही है साइकामोर प्रोजेक्ट के अंदर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग का जो कंप्यूटर है, उसने उस जॉब को 200 सेकंड्स में पूरा कर भी दिया। तो अब ये देखो कि कितने एक्सपोनेंशियली इससे ज़्यादा पावरफुल है क्वांटम कंप्यूटिंग में। तो ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, और बड़े बड़े टेक जाइंट्स जो हैं वो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है और आईबीएम वगैरह हैं, गूगल हैं, ये सब इसको बनाने की रेस में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपने क्वांटम कंप्यूटर्स को बना पाए, क्वांटम कंप्यूटिंग कर पाए, ताकि हमारा जो है प्रोसेसिंग अच्छे से और कम टाइम में हो पाए, वो कॉम्प्लेक्स डेटा को प्रोसेस कर पाए। फिलहाल इसको एरोस्पेस में और मेडिसिन वगैरह में यूज़ करा जा रहा है, वहाँ पे ट्राई किया जा रहा है, क्योंकि वहीं पे उसकी ज़रूरत है, एरोस्पेस में, एरोनॉटिक्स में। तो ये हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है। तो आप इसको जाके डिटेल में जो है पढ़ सकते हो, बहुत सारी थ्योरी इसकी अवेलेबल है नेट पे, आप उसको रीड कर सकते हो। मैंने आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे दिया कि क्वांटम कंप्यूटिंग में है क्या। फिर आपका ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है कि आप इसमें देखो कि ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में कोई इंटरफेस बनाया जा रहा है, ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में, यानी कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे क्या थॉट्स चल रहे हैं, उसको देख के उसको कंप्यूटर रीड कर पाए। तो ये ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस है। तो ये भी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। तो जब ये प्रॉपर यूज़ में आएगी तो इसका यूज़ किया जा सकता है देखने के लिए कि कोई बंदा कैसी मेंटल स्टेट में है, वो ड्राइव करने के लायक है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में आती हैं। ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस जब नॉर्मल यूज़ में आएगा तो आपका जो बॉस है वो ये जान पाएगा कि आपने लास्ट जूम मीटिंग में जो है अटेंशन पे करी थी कि नहीं करी थी, आपने चीज़ों को ठीक से सुना था या नहीं सुना था, क्योंकि वो आपके थॉट्स को पढ़ पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में आती हैं, और एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ये। पता नहीं क्या फ़ायदे क्या ही नुकसान होने वाले हैं आगे चल के इसके। ऑब्वियसली हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, पर ये ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस के बीच में जो है हमारा टॉपिक आता है। इसकी भी थ्योरी आप नेट से पढ़ सकते हो अगर आप डिटेल में इसको जानना चाहते हो तो, क्योंकि ज़्यादा कुछ बताने को था नहीं इसमें, तो मैंने आपको हल्का ओवरव्यू इसका दे दिया। अब जो अगला टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा बिग डेटा एनालिटिक्स। तो बिग डेटा एनालिटिक्स ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी थ्योरी है इसकी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने आप में सब्जेक्ट्स होते हैं ये बिग डेटा वगैरह, और इनकी तो प्रॉपर प्रोफाइल भी होती है जॉब्स वगैरह में। तो आपका बेसिक सब्जेक्ट है तो आपको इसका हल्का हल्का ओवरव्यू चाहिए, पर मैं आपको चीज़ें कुछ बता देता हूँ और आप नेट पे थोड़ा सा इसको रिसर्च भी कर लेना ताकि आप इसको इन चीज़ों को अच्छे से और समझ पाओ। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि बिग डेटा क्या होता है। तो जब डेटा आपका
बहुत सारी जगहों पे जनरेट हो रहा हो, ठीक है, बहुत सारे लोग उस डेटा को जनरेट कर रहे हो, या बहुत सारे लोगों की मदद से जब बहुत ही ज़्यादा ह्यूमंगस अमाउंट में डेटा जनरेट हो रहा है, तो उसको बोला जाता है बिग डेटा। अब बिग डेटा का एनालिटिक्स करना क्या होता है? अब ये डेटा जो है इतने ज़्यादा अमाउंट में होता है कि ये टेराबाइट्स में आ जाता है। अगर फेसबुक की एक स्टडी देखें तो फेसबुक ने कहा कि डेली 500 टेराबाइट्स ऑफ डेटा जो है फेसबुक पे यूज़र्स का जनरेट होता है, ठीक है। तो जिसके अंदर आपके स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड हर प्रकार के डेटा हो जाते हैं। और स्ट्रक्चर्ड डेटा ऐसा होता है जो एक प्रॉपर फॉर्मेट में हो, जैसे एक्सेल की कोई टेबल हो, तो डेटा का एक फॉर्मेट है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा भी होता है, जैसे कि आपका ईमेल है, उसमें आप टेक्स्ट डाल रहे हो, फिर इमेजेस अटैच कर रहे हो, तो सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया। और फिर आपका होता है फुल्ली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे कि आपका फोटो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कैसी भी हो सकती है, वीडियो हो गया, ये सारा आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। तो इन सारे डेटाओं को मिला के जो बनता है, वो डेटा सेट जो बनता है, उसको बोला जाता है बिग डेटा। और उसके ऊपर जब एनालिसिस करते हैं उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको बोला जाता है बिग डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है बिग डेटा एनालिटिक्स, जिसके अंदर आपके लिए आपने जो इन्फॉर्मेशन जनरेट करी है उसमें से कंपनीज अपने लिए जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको निकालती हैं। और कंपनीज को निकालती हैं ताकि उनको बिजनेस में प्रॉफिट हो सके। बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी चीज़ों की मदद से ही मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ कि होता क्या है। कि आप अमेजोन पे फॉर एग्जांपल आईफोन की सेल्स चल रही है आज की डेट में, तो सर्च करते हो तो नीचे ही एप्पल के चार्जर दिखाई देते हैं, क्योंकि एप्पल अपने बॉक्स में चार्जर तो दे नहीं रहा, और उससे ही रिलेटेड आपको चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। अगर आप ब्रेड सर्च कर रहे हो तो हो सकता है आपको बटर भी वहाँ पे दिखाई दे। तो ये बिग डेटा एनालिटिक्स है कि एनालाइज किया गया डेटा को, कि जब कस्टमर्स ने ब्रेड खरीदी तो उन्होंने बटर भी साथ में खरीदा, तो बाकी कस्टमर्स को ताकि दिख जाए वो चीज़, चाहे वो खरीदना ना चाह रहे हो पर सोचे कि चलो ये भी ले ही लेते हैं, तो वो भी वहाँ पे उन्होंने शो नीचे कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर या यू में लाइक दिस करके, इस तरीके से। तो ये सारा बिग डेटा एनालिटिक्स का मैंने एग्जाम्पल दिया है, इससे बहुत बड़ा होता है बिग डेटा। तो बिग डेटा जो है इसके कुछ स्टेजेस होती हैं, एक लाइफ साइकिल होती है बिग डेटा एनालिटिक्स की। तो मैं उसका सबसे पहला स्टेज आपको बताता हूँ। इसमें 8 स्टेज हैं, कहीं आप किसी और वेबसाइट पे ढूंढोगे तो वहाँ 9 स्टेज हो सकती हैं, 7 स्टेज हो सकती हैं, पर आप इसी के अराउंड जो है चीज़ें लिखाना। उसमें क्या होता है कि 1-2 स्टेप्स को कंबाइन कर दिया एक साथ, तो वो स्टेज कम हो जाती हैं। तो मैं जनरली आपको बताता हूँ कि स्टेज 1 क्या है, कि बिजनेस केस इवेल्युएशन। द बिग डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल बिगिंस विद अ बिजनेस केस विच डिफाइन द रीजन एंड द गोल बिहाइंड द एनालिसिस। कि हमें निकालना क्या है, हमारा बिजनेस गोल क्या है, हम लोगों को कुछ बेचना चाहते हैं, क्या बेचना चाहते हैं, किस चीज़ के साथ बेचना चाहते हैं, हमारा बिजनेस गोल क्या है, प्रॉफिट बढ़ाना, सेल्स बढ़ाना, ये सारी चीज़ें हमारा स्टेज 1 में डिफाइन किया जाता है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा स्टेज 2 में, कि हम वेरियस अपने डेटा सोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस किस जगह से हम यूज़र का डेटा ग्रैब कर सकते हैं, फिर उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर डेटा फिल्टरिंग स्टेज 3 है। ऑल ऑफ द आइडेंटिफाइड डेटा फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज इज फिल्टर्ड हेयर टू रिमूव द करप्टेड डेटा। तो बहुत सारा डेटा आपका ऐसा भी होगा जो आपकी काम का नहीं है, या करप्ट है, कि उसमें से कुछ आप समझ नहीं सकते, या करप्टेड डेटा है, फॉर एग्जांपल वो इन्फॉर्मेशन पता नहीं उसमें क्या है, तो वो आप सब उसको फिल्टर आउट करते हो जो आपका काम का नहीं है। फिर डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा दैट इज नॉट कंपैटिबल विद द टूल इज एक्सट्रैक्टेड एंड देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कंपैटिबल फॉर्म। तो बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए बहुत सारे तरीके के टूल्स अवेलेबल हैं, क्योंकि बिग डेटा एनालिटिक्स जो है, या बिग डेटा जो है, एक बज वर्ड है, बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है इंडस्ट्री में आज के टाइम पे। तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे टूल्स आप यूज़ कर रहे हो, तो जिस टूल की मदद से आप अपना बिग डेटा एनालिटिक्स करना चाह रहे हो सकता है कुछ डेटा उससे कंपैटिबल ना हो। तो इस स्टेज में आप उस डेटा को साइड करोगे और ट्रांसफॉर्म करोगे या ट्रांसलेट करोगे अपने टूल के अकॉर्डिंग, और फिर से उसको अपने टूल में फीड करोगे। डेटा एग्रीगेशन अगला स्टेज है। इन दिस स्टेज डेटा विद द सेम फील्ड्स अक्रॉस डिफरेंट डेटा सेट्स आर इंटीग्रेटेड। यानी कि कोई डेटा जो मिलते जुलते हैं आपस में, वो अलग अलग डेटा सेट्स में, डेटा सेट्स यानी कि अलग अलग ग्रुप्स में पड़े हैं डेटा के, तो उनको इंटीग्रेट करो आपस में, ठीक है। फिर है डेटा एनालिसिस। डेटा इज इवैल्यूएटेड यूजिंग एनालिटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स टू डिस्कवर यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो आपका डेटा एनालिसिस जो है वो इस जगह पे निकल के आ पाया है स्टेज 6 में। ये सारी उसकी तैयारी थी आप अपने एक्चुअल डेटा को प्रिपेयर करने की एनालिटिक्स के लिए। तो अब आप उसमें से जो बिज़नेस के लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो बिज़नेस उसमें से एक्सट्रैक्ट करना शुरू करता है। फिर स्टेज 7 आ गया, विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा। यानी कि आपका जो डेटा है वो भाई आपको नहीं पता कि
टेक्स्ट में है, किस चीज़ में है, लेकिन आप ये उसमें से फिगर आउट कर सकते हो कि इतनी चीज़ें बिक रही हैं, तो आप मुझे ये उसमें से ये दिखाया जाए पिक्चर की फॉर्म में या किसी चार्ट की फॉर्म में, बार ग्राफ की फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में, कि इसमें से कितने लोगों ने ये इस डेटा में से जितने लोगों ने ये चीज़ें परचेज करी हैं उसमें से कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, क्या एज ग्रुप था उनमें से लोगों का, कि कितने ज़्यादा लोग थे, सबसे ज़्यादा लोग किस एज ग्रुप में थे उस डेटा में। तो इस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हो डेटा को, जिसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। फिर फाइनल एनालिसिस रिजल्ट। This is the last step of big data analytics lifecycle, where the final results of the analysis are made available to the business stakeholders who will take action. यानी कि जो बिजनेस के जिनको डिसीजंस लेने होते हैं, जो सीनियर बोर्ड मेंबर्स होते हैं मैनेजरियल पोजीशन पे, उन तक वो डेटा को फिल्टर आउट करके पहुंचाया जाता है। फिर वो उस डेटा को देख के उसके बिहाफ पे अपने ऑर्डर्स देते हैं या डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका बिग डेटा एनालिटिक्स की लाइफ साइकिल। तो ये जो था सारे का सारा आपका यूनिट 5 जो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की, इसमें कवर हो गई है। आपको अच्छे तरीके से ओवरव्यू मिल गया है चीज़ों का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चीज़ें समझ में आई होंगी। आप यहाँ तक पहुँचे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनका भी भला हो सके। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।